Good morning, children. Class 8. Today I am going to start a new lesson in history, lesson 5, the revolt of 1857. So let's start the lesson. Through various methods of annexation and harsh economic policies, मतलब काफ़ी सारे चीज़ें छीनने के बाद, उन पे कब्ज़ा करने के बाद, annexation मतलब होता है छीनना, एंड हार्श इकोनॉमिक्स पॉलिसीज अपनाने के बाद द ब्रिटिश इस्टेब्लिश देयर colonial domination over a major part of India by 1856. Means by 1856 British has developed their colonies. Most of the colonies they have developed. मैंने पूरी तरीके से वो बस गए थे इंडिया में आके. The discontent among different sections of the Indian society often broke out in the form of revolts against the British and their supporters. Discontent, I have written the meaning here. इसका मतलब होता है असंतोष, the state of being unhappy with something. सो जो लोगों के बीच ये असंतोषजनक भावनाएं उत्पन्न हो रही थी अलग अलग सेक्शंस में इंडियन सोसाइटी में, समाज में, वो धीरे धीरे करके वो क्रांति का रूप ले लेती हैं, ब्रोक आउट इन द फॉर्म ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश और उनके सपोर्टर्स में. मेनली द न्यू क्लास ऑफ इसमें जो आपके थे कौन थे? द क्लास ऑफ जमींदार्स एंड द मनी लेंडर्स. अमंग दोज हु रिवोल्टेड वर द चीफ्स. जो और लोगों ने जो क्रांति की वो कौन थे? चीफ्स थे, कुछ लैंडलॉर्ड्स थे जिनको जो ब्रिटिश द्वारा ह्यूमिलेट किए गए थे, बेइज्जत किए गए थे. एंड पीजेंट्स, किसान थे, आर्टिसंस थे, ट्राइबल पीपल थे जिनको अपनी जगहों से हटा दिया गया था, उनके काम छीन लिए गए थे. एंड रॉब्ड ऑफ देयर लाइवलीहुड, मतलब उनके काम छीन लिए गए थे, उनके कामों से उनको हटा दिया गया था, उनका जो ट्रेडिशनल वर्क था उनसे उनको वंचित कर दिया गया था. यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द रिवोल्ट्स ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स. जो आप पिछले यू हैव हर्ड अबाउट इंडिगो कल्टिवेटर्स इन प्रीवियस लेसन, यू कैन रीड देयर अगेन. एंड द मुंडा ट्राइबल्स इन अर्लियर चैप्टर्स. माने इन्होंने जो रिवोल्ट किए थे ब्रिटिश के अगेंस्ट वो आप पिछले लेसन में देख सकते हो. नेक्स्ट आपका दिया है द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसके बारे में लगभग आप लोगों ने सुना ही है. ठीक है, तो टुडे वी फर्स्ट इन दिस पेज वी आर गोइंग टू रीड द कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट. द सिमरिंग डिस्कंटेंट मतलब जो असंतोषजनक भावनाएं धीरे धीरे पनप रही थी लोगों में अगेंस्ट द ब्रिटिश लेड टू अ ग्रेट रिवोल्ट इन 1857. एक बड़ी क्रांति हुई 1857 में. दिस रिवोल्ट शोक द ब्रिटिश रूल इन इंडिया टू इट्स फाउंडेशन. इस रिवोल्ट ने ब्रिटिश को अंदर तक हिला दिया, उनकी जड़ें हिला दी. कॉजेज़ ऑफ द रिवोल्ट क्या था? सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल कॉज. द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़. जो ब्रिटिश की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी, किस तरह से ज़मीन से पैसा कलेक्ट करना है ज़मीन पे, एंगर्ड मेनी चीफ्स. कई चीफ ऑफिसर्स को उन्होंने गुस्से में कर दिया. एंड लैंडलॉर्ड्स बाय रॉबिंग देम ऑफ देयर पावर एंड प्रिविलेजेस. मतलब उनके पास जो पावर थी और उनके जो प्रिविलेज थे, प्रिविलेज आप कह सकते हो स्पेशल राइट और एडवांटेज दैट ओनली वन पर्सन और अ ग्रुप हैज़. ठीक है, मतलब किसी भी ग्रुप के पास एक पावर होती है, एक उनके पास एडवांटेजेस होती हैं, वो सारी जो हैं छीन ली गई ब्रिटिश द्वारा. ठीक है. सम लैंडलॉर्ड्स लाइक दोज ऑफ तिरुनेलवेली, अलीगढ़ एंड ट्रावनकोर ऑर्गेनाइज लोकलाइज रिवोल्ट्स इवन बिफोर 1857. इन तीनों जगह पे 1857 रिवोल्ट शुरू होने से पहले ही इन लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ क्रांति छेड़ दी थी इस चीज़ों को लेकर. द ब्रिटिश एनेक्स मतलब छीनना टेरिटरीज ऑन द बेसिस ऑफ सब्सिडियरी अलायंस एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड बाय डिसकंटिन्यूइंग द टाइटल्स एंड पेंशंस ऑफ द रूलर. उन्होंने जो रूलर्स के लिए पेंशंस अप्लाई की थी, टाइटल्स दिए थे उनको लालच दिया था कि उसके बदले वो ज़मीन लेंगे, पैसा लेंगे. तो इस सब चीज़ें जो है माने इस सब चीज़ों के बेस पर उन्होंने टेरिटरीज़ को छीना था, एनेक्स किया था. ठीक है, उन पे कब्ज़ा किया था. सब्सिडरी अलायंस आप यहाँ देख सकते हो. आई अगेन रिटन द डेफिनेशन, ये आपको लर्न करनी है. सिस्टम वॉज द नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी यूज्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि गवर्नर जनरल थे, जिनका टाइम पीरियड है वर्किंग पीरियड 1798 टू 1805, टू इस्टेब्लिश ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया. उन्होंने ये सिस्टम अपनाया था ताकि वो ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया में स्थापित कर सकें. नॉन इंटरवेंशन का मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ नॉट बिकमिंग इन्वॉल्व इन द अफेयर्स ऑफ अदर कंट्रीज़. ठीक है. सो
In this system, according to this system, every ruler in India had to accept to pay a subsidy, मतलब एक अमाउंट देना है ब्रिटिश को फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश आर्मी, ताकि वो ब्रिटिश जो है अपनी आर्मी के खर्चे को मेंटेन कर सकें। फॉर दैट कि मैंने उनका किसी भी रूलर का राज्य ना छीने, इन अगेंस्ट इन फॉर दैट दे हैव टू पे अ सब्सिडी टू द ब्रिटिश टू मेंटेन देयर ब्रिटिश आर्मी। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का भी मतलब ये होता है कि जो इंडिपेंडेंट, जो आपके डिपेंडेंट स्टेट्स हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंडर में आ जाते हैं, ठीक। और जो जिनके जो अगर जो राजा मर जाते हैं, अगर उनके अपने खुद के बेटे नहीं हैं, तो वो राज्य भी जो है ब्रिटिश के अंडर में अपने आप आ जाएंगे। ऐसा मतलब जो है डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने पॉलिसी बनाई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि आप पेज नंबर 16 पे यहाँ पर देख सकते हो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ कि दे दस डिसलॉज्ड मेनी नेटिव रूलर्स। डिसलॉज्ड का मतलब होता है टू मेक समबडी मूव फ्रॉम इट्स करेक्ट फिक्स्ड पोजीशन, ठीक है, उसकी पोजीशन से उनको हटा देना। उन्होंने ऐसे करके कई रूलर्स को हटाया, जैसे इंक्लूडिंग रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, नाना साहेब, द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड। दे डिपोज्ड नवाब वाजिद अली शाह ऑफ अवध ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिस गवर्नमेंट। ये कहकर हटा दिया कि वो सरकार सही से संभाल नहीं पा रहे हैं, वो अपना राज्य नहीं चला पा रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका आ गया द डिसेंडेंट्स ऑफ मुग़ल एम्पर बहादुर शाह सेकेंड वर गिवन ऑर्डर्स टू वैकेट द प्लेस। उनको ऑर्डर दिया गया जगह खाली करने के लिए इन द रेड फोर्ट टू इन द इवेंट ऑफ एम्परर्स डेथ। राजा के मरने का तो उनको कहा गया कि वो अपनी वो वहाँ की जगह खाली कर दें। ऑल दिस कॉज वाइड स्प्रेड एग्जाइटी। इससे क्या हुआ, पूरे देश, पूरे जगह, हर जगह एक चिंता फैल गई लोगों में, नाराज़गी फैल गई, ठीक है। एंड रिसेंटमेंट अमंग द पीपल। रिसेंटमेंट का मतलब होता है नाराज़गी। नाउ अब अवध की बात हम करें, जो कि पहले एक बफर स्टेट बनाया गया था 1856 में, ठीक है। बफर स्टेट का मतलब आप देख सकते हो एक ऐसी न्यूट्रल कंट्री जो दो लार्ज हॉस्टाइल कंट्रीज़, अ स्मॉल न्यूट्रल कंट्री सिचुएटेड बिटवीन टू लार्जर हॉस्टाइल कंट्रीज़ एंड सर्विंग टू प्रिवेंट द आउटब्रेक ऑफ द रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कोई भी धार्मिक लड़ाई होती है, किसी भी चीज़ में अगर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो दो हॉस्टाइल कंट्रीज़ के बीच में एक समझौता कराने वाली कंट्री। तो उस हॉस्टाइल का मतलब होता है उग्र भावनाओं वाला, ठीक है। तो अवध जो था आपका एक बफर स्टेट था। द ब्रिटिश एज यू नो हैड कन्वर्टेड अवध इनटू अ बफर स्टेट इन द 18th सेंचुरी। ब्रिटिश ने अवध को जो है एक बफर स्टेट बनाया था 18th सेंचुरी में। बाद में क्या हुआ, अवध ने भी जो है सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट किया। बाय 1856 द ब्रिटिश रेसिडेंट इन अवध हैड ग्रेजुअली टेकन अवे ऑल रियल अथॉरिटी फ्रॉम अवध रूलर। 1856 तक अवध के रूलर से वहाँ के जो ऑफिसर चीफ थे, उन्होंने सारी अथॉरिटी ले ली। द स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स्ड। राज्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया, राजा का हक ख़त्म हो गया और लोगों ने सफ़र करना शुरू कर दिया। एंड द पीपल सफ़र्ड। आम प्रजा ने काफ़ी सफ़र किया। द ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेड अवध रिसोर्सेज। ब्रिटिश ने अवध की रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट भी किया, काफ़ी बर्बाद किया। दे रिक्रूटेड अ लार्ज नंबर ऑफ सिपाहीज फ्रॉम अवध। मानो उन्होंने कई सारे सिपाहियों को, अवध के सिपाहियों को अलग अलग जगह भेज दिया लड़ाई लड़ने के लिए, टू इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, उनके हक में। द कंपनीज मर्चेंट्स ड्रेन्ड आउट अवध्स वेल्थ। कंपनी के मर्चेंट्स ने, व्यापारियों ने अवध की सारी धन दौलत लूट ली, मैंने काफ़ी बर्बाद की, काफ़ी छीन ली। एंड द इंडिगो प्लांटर्स, जो इंडिगो प्लांटर्स थे, उन्होंने अवध के किसानों को बहुत परेशान करना शुरू कर दिया। इन 1856 द ब्रिटिश अनेक्स्ड अवध ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिस गवर्नमेंट। और ये कहकर कि आपकी गवर्नमेंट सही नहीं चल रही है, ब्रिटिश ने अवध को 1856 में अपने अंडर में ले लिया। वाजिद अली शाह द रूलर ऑफ अवध वॉज डिपोज्ड। माने उनको हटा दिया गया और एग्जाइल्ड, माने फिर वो भागकर कलकत्ता आ गए, जबकि वो ब्रिटिश के हमेशा लॉयल रहे, उनके भरोसेमंद रहे, एंड हैड फेथफुली, और बहुत विश्वसनीय काम किया उन्होंने ब्रिटिश के लिए हर समय, ठीक है। दिस वॉज लुक्ड। इससे क्या हुआ कि मतलब ऐसा लगा कि एक्ट ऑफ बिट्रेयल है, मतलब बहुत ख़राब काम ब्रिटिश ने उनके साथ किया कि इतना विश्वसनीय इंसान को भी उन्होंने धोखा दिया।
द एनेक्सेशन ऑफ अवध कॉज वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल। अब ये जो एनेक्सेशन हुआ अवध का, अवध जो उन्होंने छीना, जिससे काफ़ी लोग जगह काफ़ी सेक्शंस में लोगों में डिसकंटेंट यानी नाराज़गी फैल गई। जैसे कि आपके क्राफ्ट्समैन हो गए, एंटरटेनर्स हो गए, हु लॉस देयर रूल्स पैट्रनेज, जिन्होंने अपना एक माने एक जो उनका उनकी जो पैट्रनेज आप कह सकते हो कि उनके जो रूलर्स पैट्रनेज मतलब उन्होंने जो अपने राजा की एक इमेज खो दी। ठीक है, राजा चले गए, उनके राजा को भी भगा दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, इससे उनको काफ़ी लॉस हुआ। द सोल्जर्स ऑफ अवध डिसबैंड आर्मी, अवध के सोल्जर्स ने जो है आर्मी छोड़ दी, डिसबैंड कर दी। डिसबैंड का हैव रिटन द मीनिंग टू स्टॉप एग्जिस्टिंग एज अ ग्रुप। ओके, तो आर्मी छोड़ दी। हु लॉस देयर जॉब्स, इनकी नौकरी भी चली गई। एंड द लैंड होल्डर्स हु लॉस देयर ट्रेडिशनल प्रिविलेज, और जो उनके लैंड होल्डर्स थे उनको जो पहले एक एडवांटेज मिलती थी, ठीक है, वो भी चली गई उनकी। देयर वॉज रिसेंटमेंट, नाराज़गी, इवन अमंग द सिपाहीज हु केम फ्रॉम पीजेंट फैमिलीज़, जो किसान की फैमिली से बिलोंग करते थे सिपाही, उनको भी जो है मतलब उनमें भी नाराज़गी आने लगी। एज देयर फैमिलीज़ नाउ हैड टू पे रेवेन्यू, माने अब नौकरी छोड़ने के बाद उनकी फैमिलीज़ को एक भारी अमाउंट पे करना पड़ता था, हायर रेट पे रेवेन्यू पे करना पड़ता था, विदाउट एनी होप ऑफ रेमिशन, कि उसमें कोई सुधार होगा आगे चल के, ऐसा कुछ भी नहीं था। इस आशा के बिना उनको एक हैवी रेवेन्यू पे करना पड़ता था। सो चिल्ड्रन, आई हैव डिस्कस दिस पेज नंबर 35, यू कैन सी इन यूट्यूब चैनल ऑल्सो। ठीक है, मैम विल अपलोड दिस पेज ऑन यूट्यूब, आप वहाँ भी देख सकते हो। एंड प्लीज़ सी ऑल द वीडियोज़ व्हाट वी आर डिस्कसिंग, वी आर एक्सप्लेनिंग। ओके, नाउ थैंक यू चिल्ड्रन।